भैया, जैसे कि इस धरने की जो शुरुआत होती है फीस वृद्धि से होती है, और दूसरा जो इसमें एक महत्वपूर्ण एंगल है वो है एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हमारा छोटा भाई प्रिंस जो है वो छात्र है एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। तो फीस वृद्धि तो हो ही गई थी, तो उसके आंदोलन लगातार तो चल ही रहे थे। दूसरा चीज ये हम लोग एक दिन नोटिस किए उसी फीस वृद्धि के आंदोलन में बैठ के कि एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे फीस भरने का टाइम आ गया था सेमेस्टर का। तो जब प्रिंस फीस भर रहे थे तो उसमें 1,000 एडिशनल फीस ली जा रही थी। तो जब हम लोग देखे कि 1,000 एडिशनल फीस रिसिप्ट में दिखा रहा है और ब्रोचर में जो है कि वो फीस नहीं दिखा रहा है, तो हम लोगों ने सवाल किया उस पे। उसको लेके हम लोग तमाम प्रशासन, एचओडी से लेके डीन से लेके और कंट्रोलर से लेके एडमिशन सेल तक हम लोगों ने पूछा। उसका कोई जवाब नहीं था कि एडिशनल फीस क्या है, क्यों ली जा रही है, कहाँ से आया, कोई किसी के पास जवाब नहीं था। इसको लेके हम लोग कुलपति कार्यालय गए कि भाई जब इतने अधिकारियों से पूछने के बाद इसका जवाब नहीं मिला, तो अब हम आला अधिकारी से पूछा जाए, जो कि कुलपति हैं, रजिस्ट्रार है। तो हमने रजिस्ट्रार से भी पूछा, तो रजिस्ट्रार के पास भी इसका कोई जवाब नहीं। और फिर इसके बाद हमने तय किया सब लोगों ने, जिसमें प्रिंस, प्रेम, मैं और बाकी जो हमारे 4-5 और साथी लोग थे, हम लोगों ने तय किया कि अब इसका जवाब हम लोग कुलपति से लिया जाए। और अमूमन जो है कि धरना 1 महीने से पहले से चल रहा था फीस वृद्धि के खिलाफ। तो फीस वृद्धि को लेके भी हम लोग को कुलपति महोदय से मिलना था, क्योंकि इतना धरना चल रहा था तो कुलपति का उस पर कोई रिएक्शन नहीं आया था। तो ये दोनों पॉइंट्स थे मुकर्ता से। तो हम लोग जो है कि गए कार्यालय, कार्यालय गए, हम लोग को बैठाया गया, प्रोक्टोरियल टीम आई, हम लोग को 1 घंटा जो है बैठाए रखे, सिर्फ ये बात कह के कि कुलपति साहब मीटिंग में है, मीटिंग से फ्री होते ही आप लोग को बुलाया जाएगा और वो भेंट करेंगे। तो हम लोग 1 घंटा जो है वेटिंग रूम में, वहीं जो 8 लोग थे हम लोग बैठे थे। तो हम लोग जब बैठे थे, तो जब यूनिवर्सिटी क्लोजिंग का टाइम हुआ, तो हम लोग देखे कि अचानक से पुलिस बल जो है, भारी पुलिस बल, कुलपति कार्यालय यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में मुस्तैद कर दिया गया। वो लोग आने लगे, सब इंस्पेक्टर, एसएचओ आके हम लोगों को कहे कि आप लोग एक काम करिए, आप लोग यहीं बैठे रहिएगा, जब कुलपति महोदय समय देंगे तब आपको भेंट कराया जाएगा। हम लोग उनके आश्वासन को समझ के वहां बैठे रहे। जब देखे कि अचानक से कुलपति महोदय को पूरी प्रोक्टोरियल टीम और पुलिस की सुरक्षा के बीच कोने से निकाला जा रहा है, तब हम लोग वहां पे खड़े हुए। हम लोगों ने सवाल किया, सवाल यही था कि जो एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 1,000 एडिशनल फीस लिया जा रहा है, ये क्यों लिया जा रहा है? इसका जवाब किसी भी अधिकारी के पास सर नहीं है, तो हम आपके पास आए, शायद इसका जवाब हमें मिल जाए। दूसरा, हम लोग जो फीस वृद्धि के खिलाफ इतने समय से आंदोलनरत है, उसमें भी आप कोई संज्ञान ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, इसका भी जवाब दिया जाए हमको। तो हम लोग वो फी रिसिप्ट लेके, ज्ञापन लेके पहुंचे मिलने। लेकिन ऐसा ऑन सर्टेन उन्होंने सिचुएशन क्रिएट कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रॉक्टर ने, तमाम लोगों ने, कि कुलपति जो है नहीं मिलेंगे, आप लोग चले जाइए, आप लोग कल आइए। तो उस बात पे जो है हम लोग क्या किए कि हम लोगों ने कहा, अरे सर आपको बताना होगा हमारी इसमें, भाई हम लोग 1 महीने से आंदोलनरत है और एमए की फीस ली जा रही है, जायज फीस नहीं है ब्रोचर के अकॉर्डिंग, ये तो गलत बात है, आपको जवाब देना होगा। इस पे हम लोग जो है उनके साथ, उनको मतलब उनके साथ नीचे आए, ऊपर से नीचे, उनके ऑफिस से नीचे आए, उनके कार के पास तक हम लोगों ने जवाब मांगा कि हम लोग को जवाब दे दिया जाए। लेकिन कुलपति महोदय अपनी कार में बैठे और एकदम रफू चक्कर हो गए। उसके बाद हम पे रात को एफआईआर करा दी जाती है, जबरन एफआईआर कराई जाती है, जबकि हमारी गलती सिर्फ ये थी कि हम सवाल पूछने गए थे। हमारी गलती यही है कि हम सवाल पूछने गए थे, उस सवाल पे हम पे एफआईआर कराई गई है प्रशासन के अकॉर्डिंग, कि हमारी गलती है कि हम सवाल पूछे, मतलब प्रशासन चाहता था कि हम सवाल ना पूछे। और हमारा फिर उसके बाद ये जो 2 साथी हैं हमारे बैठे हैं, प्रेम और प्रिंस, इसमें इन लोगों को जो है इनके खिलाफ कमेटी गठित की गई। पहले एफआईआर हुई जिसमें 8 छात्र थे, 8 में 3 जो है पास आउट है इस कैंपस से, उसमें मैं भी एक हूँ। बाकी जो थे वो कैंपस के छात्र हैं, मतलब वर्तमान में वो कोर्स में एनरोल्ड थे। तो हम लोग, एफआईआर होने के बाद हम लोगों इनके खिलाफ कमेटी गठित की गई। कमेटी गठित करने के बाद 24 घंटे में इन लोगों से कारण बताओ नोटिस मांगा गया। तो ये 24 घंटे के अंदर इन लोगों से, प्रेम, प्रिंस और हर्षित शुक्ला एक और छात्र है, उससे इन लोगों को कारण बताओ नोटिस दिया गया कि आप लोग क्यों सवाल पूछे, आप लोग मतलब आप लोग जो है उपद्रव करने आए थे, आपका इंटेंशन क्या था। इस तरीके के मनमाने फैसले और मनमाने जो हम लोगों पे आरोप लगाए गए वो थे। दूसरी चीज ये थी कि भाई इस मामले में इन लोगों पे कमेटी हुई, आनन फानन में एफआईआर कराया, और उसी आनन फानन में इन लोगों का
48 से 2 दिन 4 दिन के अंदर सस्पेंशन भी कर दिया गया 3 छात्रों का। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरा पीएचडी में यहाँ सिलेक्शन हो गया है, तो मेरा जब रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन होने के बावजूद मैं देख रहा हूँ तो मेरा रिजल्ट विथहेल्ड कर दिया गया है और मुझे उसकी कोई सूचना नहीं दी गई है कि क्यों रिजल्ट हेल्ड किया गया है, मेरा क्यों रोका गया है। कोई लिखित सूचना नहीं, कोई उसकी प्रतिक्रिया मुझे नहीं दी गई, कोई प्रशासन की तरफ से मैंने जब जवाब मांगा तो मुझे इधर से उधर दौड़ाया गया कि एचओडी साहब कहे कि आप प्रॉक्टर से पूछ लीजिए, प्रॉक्टर साहब कहे कि आप रजिस्ट्रार से पूछ ले, रजिस्ट्रार कहे कि आप एडमिशन कोऑर्डिनेटर से पूछ लीजिए, कोऑर्डिनेटर कहे कि आप वीसी से पूछ लीजिए। लेकिन उसका मुझे लिखित कोई जवाब नहीं दिया गया कि क्यों मेरा एडमिशन यहाँ रोका गया, मेरी क्या गलती है। मेरा एडमिशन बस रोक दिया गया आनन फानन में। तो ये कार्रवाई हुई। उसके बाद लगातार हम लोग इन लोगों का आनन फानन में ही जब मैं हाई कोर्ट मूव किया अपने मामले को लेके कि मुझे बिना बताए मेरा प्रवेश इन्होंने रोक दिया है, मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है। तो जब मेरे हाई कोर्ट से इनको नोटिस मिली तो आनन फानन में इन लोगों का उन्होंने निष्कासन कर दिया। उसी रात इन लोगों का निष्कासन कर दिया और निष्कासन भी ऐसे समय पे किया गया सोच समझ के कि जब कैंपस आपका 1 महीने के लिए पूरा बंद हो रहा है, इस कैंपस में कोई छात्र नहीं, कोई प्रशासनिक काम नहीं होगा, तब इन लोगों का आनन फानन में निष्कासन किया जाता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बस हम लोग का तब उसके बाद हम लोग जो है 1 तारीख से आंदोलन पे बैठे, साथी लोग बैठे और हम लोग अब इसके लिए कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, यहाँ भी लड़ रहे हैं और आज 30 तारीख हो गया है, आज 1 तारीख है, 1 महीना इस आंदोलन को पूरा हो गया है। विशाल जी, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि मतलब ये आंदोलन जो है एक बड़ा आंदोलन दिख रहा है, जैसा आपने बताया, प्रिंस ने बताया, प्रेम जी बता रहे हैं, लेकिन आप लोग जैसे देश के अन्य हिस्सों में भी आंदोलन हो रहे हैं, जंतर मंतर में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, इलाहाबाद में भी छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो छात्रों के बीच जो फीस वृद्धि का मामला है, क्योंकि मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था कि यहाँ पर 500 के करीब छात्र जो है कॉलेज जुड़े हैं इस यूनिवर्सिटी से, तो ये एक व्यापक मूवमेंट क्यों नहीं बन पा रहा है, जबकि फीस का असर तो सब पर हो रहा है, सिर्फ लखनऊ शहर में मौजूद कॉलेजों की बात नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये 1 महीने से धरना चल रहा है, तो इसको अब तक एक बहुत बड़े मूवमेंट में स्टेट के कन्वर्ट हो जाना चाहिए था। देखिए, कहीं ना कहीं पहली चीज तो ये है जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अभी कैंपस बंद चल रहा है। कैंपस बंद है यानी एफिलिएटेड कॉलेज भी बंद है। अभी छुट्टी है, सरकारी छुट्टी चल रही है यूनिवर्सिटी की, तो अभी 1 महीने के लिए कोई किसी प्रकार का छात्र का आवागमन कैंपस में, कॉलेजेस में नहीं है। दूसरी चीज कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अब ये एक थोड़ा नया ट्रेंड शुरू किया है, हालांकि पहले नहीं होता था। पहले आदमी छुट्टी जब जाता था तो गांव देहात में अपने सुकून से रहता था, लेकिन अब इन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है कि ये छुट्टी के समय ही अधिकतर एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं, सेमेस्टर के अधिकतर सेमेस्टर के एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो जो छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा है, परीक्षा देने के लिए इतनी दूर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक कि शायद ही वो आंदोलन में बैठे। और तीसरा, आप अगर ये मूवमेंट की बात करेंगे तो अभी तक लखनऊ विश्वविद्यालय में 1 महीने के आंदोलन में इस प्रदेश का ऐसा कोई विपक्ष का नेता नहीं बचा है जो इस आंदोलन में शिरकत ना किया हो और छात्रों का हौसला अफजाई ना किया हो। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी भी इस आंदोलन में अपना समर्थन दे चुके हैं। आप समझिए कि प्रशासन की निर्लजता इतनी है कि जब कोई बड़ा नेता, कोई संवैधानिक पद पे आसीन व्यक्ति इस कैंपस में छात्रों का हौसला अफजाई करने आता है, तो एक कैंपस का डेकोर है कि भाई अगर मान लीजिए नेता प्रतिपक्ष है तो उनका एक प्रोटोकॉल है, उनका एक डेकोर है, क्योंकि उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है कि रजिस्ट्रार उस समय उपस्थित हो या प्रॉक्टर उस समय उपस्थित हो जब कोई ऐसी डिग्निटरीज कैंपस में किसी मामले को संज्ञान लेके आती है। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष जी आते हैं तो यहाँ ऐसा ना प्रॉक्टर उपस्थित होता है, ना रजिस्ट्रार उपस्थित होता है, और कुलपति का तो हम खैर क्या ही कहें। और दूसरी बात यह है कि देखिए, यह आंदोलन सस्टेन अभी तक इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि इस कैंपस में कहीं ना कहीं जो आपने बात कही, फीस जो है ना, वो हार्टलाइन को टच करता है, छात्र के ही नहीं, माँ बाप के भी।
और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इसमें अभी माँ बाप का भी समर्थन मिला था इस आंदोलन को। करीबन करीबन 100 से 150 अभिभावक जिनके बच्चे शायद अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, 12वीं कक्षा में है, वो भी इस आंदोलन में अभी समर्थन दिए थे। 100-150 अभिभावक बैठे थे यहाँ सुबह से शाम तक। तो ये कहीं ना कहीं देखेंगे तो कैंपस अभी बंद है, थोड़ा उसका प्रभाव है कि ये मूवमेंट में एक बड़े पैमाने पे कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन ये इस समय प्रदेश का सबसे बड़ा आंदोलन है लखनऊ विश्वविद्यालय में। इससे बड़ा आंदोलन उत्तर प्रदेश के छात्र राजनीति में अभी तक कोई, अभी बहरहाल कोई नहीं चल रहा है। सिर्फ यही एकमात्र आंदोलन चल रहा है। और इस आंदोलन में मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि तमाम विश्वविद्यालय प्रदेश के, चाहे वो जेएनयू हो, दिल्ली विश्वविद्यालय हो, गोरखपुर विश्वविद्यालय हो, बीएचयू हो, पूर्वांचल विश्वविद्यालय हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उन तमाम छात्र संघ से निकले हुए पदाधिकारियों ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है। और वहां के जो वर्तमान और पुरातन छात्र नेता है वो भी इस आंदोलन को समर्थन देने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कैंपस अभी बंद है। प्रदेश में तमाम जो चीजें हैं वो अभी राजनीतिक रुझान को लेकर व्यस्तता है सबकी अपनी, लेकिन उसके बावजूद भी इस आंदोलन में इतने लोग शिरकत कर रहे हैं उन सब, तो ये कहीं ना कहीं साफ दर्शा रहा है कि आंदोलन कैंपस खुलते ही एक बड़े भयावह मूवमेंट में कन्वर्ट होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस दिन ये कैंपस खुलेगा, हॉस्टल में हमारे छात्र आएंगे, हॉस्टल में आबादी बनेगी, तो वो हॉस्टल की पूरी आबादी यहाँ बैठने का काम करेगी, आंदोलन को मजबूत करने का काम करेगी। तो आप देखिए ये मूवमेंट है। बस ये है कि अभी ये मूवमेंट थोड़ा बाउंड छुट्टियों की वजह से है। और दूसरा एक चीज ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जो छात्र यहाँ जुड़ रहे हैं इस कैंपस के, उनपे प्रशासन लगाम लगाने का काम कर रहा है। लगाम कैसे लगा रहा है? अर्थदंड लगा रहा है। दूसरा, माँ बाप को फोन कर रहा है कि आपका बेटा यहाँ परीक्षा देने के बाद देखिए किस आंदोलन में जुड़ रहा है, अगर ये इस तरीके की करेगा तो हम इसकी परीक्षा बाधित कर देंगे, इसको परीक्षा देने से वंचित कर दिया जाएगा। तो माँ बाप भी कहीं ना कहीं एक डर का माहौल प्रशासन ने बना रखा है कि छात्र यहाँ ना जुड़े, क्योंकि प्रशासन को डर है कि अगर छात्र आम जनमानुस यहाँ जुड़ेगा तो ये बहुत भयावह आंदोलन का रूप लेगा, विकराल रूप लेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कैंपस 10 दिन में खुल जाएगा। 10 दिन बाद आप इस आंदोलन का मूवमेंट देखिएगा, किस तरीके से मोमेंटम ये पूरे प्रदेश की राजनीति में पकड़ेगा ये आंदोलन। बस मैं एक आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा कि जैसा कि प्रिंस जी ने बताया कि आरएसएस के कार्यक्रम दिन भर होते हैं और तमाम लोग आते हैं कार्यक्रम करने, वाइस चांसलर की पूरी सह है उनको, या कहिए कि वाइस चांसलर पर ही राजनीतिक और सामाजिक संगठन जो है सो कॉल्ड एनजीओ उनकी सह है। तो जब वीसी ये कहते हैं कि छात्रों को देने के लिए मतलब टीचर्स को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है और सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज कराए जा रहे हैं और फिर दूसरे लोगों को बुला करके पैसे खर्च किए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन अपना संसाधन खर्च कर रहा है, ये सब क्या बताता है? ये तो बताता है कि मतलब यूनिवर्सिटी के जो संसाधन है, जो पैसा है, जो रेवेन्यू आ रहा है, वो कहीं और खर्च हो रहा है। जी देखिए, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज है, जो यहाँ के एक्सपेंडिचर पे, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होना चाहिए था, छात्रों पे खर्च होना चाहिए था, स्कॉलर्स पे खर्च होना चाहिए था, स्कॉलरशिप्स पे खर्च होना चाहिए था, वो वहाँ खर्च होने के बजाय कहीं और खर्च हो रहा है। वो खर्च कहाँ हो रहा है? तो मोहन भागवत के कार्यक्रम में। वो खर्च कहाँ हो रहा है? तो फला मंत्री जी के कार्यक्रम में। वो खर्च कहाँ हो रहा है? तो एबीवीपी के इकाई गठन में। वो खर्च कहाँ हो रहा है? तो आरएसएस के कार्यक्रम में। वो खर्च कहाँ हो रहा है? तो हिंदू परिषद के कार्यक्रम में। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग जो है, हम लोग का फीस स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो हम लोग कल्चरल फीस देते हैं। हम लोग पर सेमेस्टर जो है 100 रुपया कल्चरल फीस देते हैं, यानी साल में 200 रुपया देते हैं। और यहाँ इस मेन कैंपस में 16,000 से ऊपर छात्र पढ़ते हैं। तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर हाल में विशाल सिंह को कार्यक्रम कराना हो, हर्षित शुक्ला को कराना हो, प्रिंस प्रकाश को कराना हो, तो हम लोग को कार्यक्रम के लिए हॉल की अनुमति नहीं मिलेगी। हम लोग क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हम लोग का शायद राजनीतिक विचारधारा दूसरे पार्टी से मिलता है। हम लोग शायद इस कैंपस के मतलब एकदम विहीन वर्ग से माने जाते हैं। इस तरीके के प्रशासन की रवैया रहती है। हम लोग जब हाल की मांग करते हैं कि हमको भी कार्यक्रम करने के लिए हाल दिया जाए, हम लोग भी कल्चरल फीस दे रहे हैं, लेकिन इकाई गठन करना है एबीवीपी का तो उनके लिए हॉल फ्री है, उनके लिए ग्राउंड फ्री है, उनके लिए बाकायदा सुरक्षा में मुस्तैद कि उनके कार्यक्रम में किसी प्रकार की हनन ना हो, हलल ना हो।
उसके लिए बाकायदा यहाँ पुलिस प्रशासन एसआई से लेकर तमाम लोग गार्ड यूनिवर्सिटी के खड़े होते हैं कि आपका कार्यक्रम सफल हो जाए। मोहन भागवत बताइए, यही मालवीय सभागार है, अगर हमको चाहिए तो हमको नहीं मिलेगा, हम यहीं के छात्र हैं, प्रिंस प्रकाश यहीं के छात्र हैं, हम लोगों को मालवीय के लिए हाल नहीं मिलेगा। लेकिन वही मोहन भागवत का कार्यक्रम होगा तो मोहन भागवत को सुबह से लेकर रात तक फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जाएगा, जबकि बाहरी कार्यक्रम के लिए उस हाल की कीमत 1 लाख रुपए है, लेकिन उनके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उनके लिए जो है वहां पे कोई बीसी के परिवार का कार्यक्रम होगा तो उनके लिए हॉल का चार्ज नहीं लगेगा, किसी प्रोफेसर का कार्यक्रम होगा तो उनके लिए हॉल का चार्ज नहीं होगा। अरे तो आप हमसे, सवाल यह है कि कल्चरल फीस ले क्यों रहे हैं जब हमको हॉल देना नहीं है और हमको कोई प्रोग्राम करने की, करिकुलर प्रोग्राम और एकेडमिक प्रोग्राम करने की आप अनुमति नहीं देते हैं। हम अगर ग्राउंड में कार्यक्रम करते हैं तो आप पुलिस बल के दम पे हमको उठवा के इको गार्डन थाने भेजने का काम करते हैं, फर्जी मुकदमा लगाने का काम करते हैं। तो देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यूनिवर्सिटी का जो पैसा है, जो बजट है, उसका आधा नहीं, मैं कह रहा हूं 1% भी ये अगर छात्रों पे खर्च कर देते तो आज ये लखनऊ विश्वविद्यालय इतना पुराना विश्वविद्यालय है, इतना पुराना इतिहास है। यहाँ के इतिहास में आचार्य नरेंद्र देव जैसे भी कुलपति रहा है जो समाजवादी विचारधारा की अलग जलाने का काम किए हैं पूरे देश में। और आज आप यहाँ के कुलपति को देखिए, आचार्य नरेंद्र देव, राधा कमल मुखर्जी, बीरबल साहनी जैसे कुलपति इस विश्वविद्यालय में बैठे हैं। लेकिन आज यहाँ के कुलपति की आप मंशा देखिए, यहाँ इस कुलपति पद की गरिमा को समाप्त करने का काम इस सरकार ने किया है। हम उस कुलपति पद को बचाने का तो काम कर ही रहे हैं, साथ में छात्र हित को भी बचाने का हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि प्रशासन ने तमाम मुकदमे, तमाम हथकंडे हम लोगों पे अपनाए हैं, लेकिन हम लोग का मनोबल बहुत मजबूत है। हम लोग जो है डरने वाले लोग नहीं, लगातार 8 साल से इस विश्वविद्यालय में लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई नए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और लड़ रहे हैं तो हम लोग जो है अपने लिए नहीं लड़ रहे, आने वाली कौम जो यहाँ गरीब गुरबे से आए बच्चे पढ़ेंगे उनके लिए लड़ रहे हैं। उनपे जो बजट यूनिवर्सिटी का एक्चुअल में खर्च होना चाहिए वो बजट खर्च नहीं हो रहा, उसके लिए लड़ रहे हैं। आप लाइब्रेरी में चले जाइए, आपको आज भी वही पुरानी घिसी पिटी किताबें मिलेंगी, एक भी नया एडिशन नहीं मिलेगा। यही लाइब्रेरी है, अभी परसों का न्यूज है, 15 एसी में से कॉपर का वायर चुरा के ले गए। बताइए, आप सीसीटीवी सर्विलांस की बात करते हैं इस कैंपस में, आप कैसी सुरक्षा है कि आपके एसी का वायर चुरा के ले जा रहा है कोई भी व्यक्ति और आपके पास जवाब नहीं है। और वो 15 एसी बंद है, गर्मी में छात्र, इतनी 45 डिग्री सेल्सियस में छात्र वहां बैठ रहा है गर्मी में, वो 300 रुपया साइबर लाइब्रेरी का फीस देता है हर सेमेस्टर। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं गिनाने पे आऊं तो इस विश्वविद्यालय के इतिहास के मुताबिक तो ये विश्वविद्यालय का इतिहास खत्म करने के लिए ये लोग जन्म लिए हैं। सरकार ऐसे लोगों को कुर्सी पे बैठा रही है जो इस विश्वविद्यालय के इतिहास को सुशोभित नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, बल्कि उसको खंडित करेंगे, खत्म करने का काम करेंगे। तो ये लड़ाई हमारी सीधे सीधे सरकार से भी है और इस तानाशाह कुलपति से भी है। और हम लोग गलत नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग सही लड़ रहे हैं, हम लोग वाजिब मांगों के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग जब मुझे कोर्ट में ये लोग क्रिमिनल ऑफेंडर बता रहे हैं। बताइए, हमारा क्राइम ये है कि हम फीस वृद्धि के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारा क्राइम ये है कि हम साफ पानी के लिए लड़ रहे हैं, हमारा क्राइम ये है कि मैं साफ वॉशरूम के लिए लड़ रहा हूँ, साफ कैंपस के लिए लड़ रहा हूँ, अच्छी किताबें के लिए लड़ रहा हूँ, फ्री लाइब्रेरी के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा क्राइम सिर्फ ये है, छात्र संघ चुनाव की मांग के लिए मैं लड़ रहा हूँ, सिर्फ मेरा क्राइम ये है। मुझे क्रिमिनल ऑफेंडर कोर्ट में बताया जाता है इनके यूनिवर्सिटी काउंसिल द्वारा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, विश्वविद्यालय में हम लोग जब आते हैं अपने घर से तो अपने अभिभावक को छोड़ के आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अभिभावक यही कुलपति, यही प्राक्टर, यही प्रशासन होते हैं। हम लोग इनके भरोसे अपना जीवन, अपना भविष्य का निर्माण करते हैं, लेकिन ये लोग हमारे भविष्य को खत्म करने का काम कर रहे हैं, निर्माण करने का काम नहीं कर रहे हैं। बहुत देखिए, अब मैं आपको बता दूं, अभी आप क्लासरूम में चले जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम जीरो है, एकदम जीरो, शून्य। और छोड़िए, मैं आपको उससे बड़ी घटना बता दे रहा हूं। एक और हमारे साथी है सत्यम यादव, उनकी गलती ये थी कि उन्होंने इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम किया, तो उनका निष्कासन हो गया है। और उनका निष्कासन एकदम न्यूरे न्यूरे किया गया है, मतलब किसी को हनक और भनक तक नहीं लगी है कि उनका निष्कासन कर दिया गया है, एलएलएम से उनको एक्सपेल्ड कर दिया गया है। रातों रात उनका लेटर टाइप होता है, रातों रात उनको मेल कर दिया जाता है और कह दिया जाता है कि कल से अगर आप कैंपस आएंगे तो आपको जबरन हम पुलिस से उठवा के जेल भेजने का काम करेंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कहीं ना कहीं उनकी गलती यह थी कि जो बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का अभी हाल ही में यहाँ निरीक्षण था। निरीक्षण किस लिए था कि जो बीएलएलबी की इन्होंने सीटें बढ़ाई है, उसके अप्रूवल के लिए आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति चाहिए होती है। तो उसकी अनुमति के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी भी विश्वविद्यालय का पहले निरीक्षण करता है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देखता है, लीगल फैकल्टी देखता है और तमाम
देखता है और तमाम मूट कोर्ट और तमाम उस तरीके की लीगलिटीज को वो देखता है। उसके बाद वो अप्रूव करता है कि यहाँ पे लीगल सीटें और कितनी बढ़ानी चाहिए, ये बार काउंसिल का नियम है। तो जब कुलपति महोदय फीस हाइक किए हैं, तो फीस हाइक में आप एक चीज ये जरूर जानिएगा, ये लोग कह रहे हैं कि हमने सीटें बढ़ाने का काम किया है। अरे सवाल तो हम ये पूछ रहे हैं कि वो चीज ठीक है कि आपने सीटें बढ़ाई हैं, लेकिन आप सीटों के साथ पैसा बढ़ाने का भी काम किए हैं। इस चीज में आपके नियत में खोट है। इस सवाल को लेकर हम लोग घेराबंदी किए हैं कि आपने 10 सीटें बढ़ाई है तो 10 सीटों का पैसा भी तो बढ़ाया है। अगर आप सीटें बढ़ा रहे थे तो मान लीजिए कि जो पहले का फीस स्ट्रक्चर था उसी पे आप सीटें बढ़ाते तो हम वो सराहना करते, उस कार्य को हम लोग उसको सराहना करते कि बहुत उचित पहल है कुलपति द्वारा। लेकिन आपने सीटें बढ़ाने के साथ साथ पैसा बढ़ाने का भी काम किया है, यानी आप डबल लूट कर रहे हैं। आप सीट तो बढ़ा ही दिए हैं और पैसा भी बढ़ा दिए हैं। आपने 50 सीट की जगह 100 सीट किया है, लेकिन आप 100 सीट पे पैसा भी बढ़ा के ले रहे हैं। यही BA LLB 25,000 पर सेमेस्टर, जिसमें सबसे ज्यादा छात्र आते हैं, सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग फॉर्म्स आते हैं, उसका इन्होंने 47,000 पर सेमेस्टर फीस करने का काम किया है। इन्होंने अभी एक नया कोर्स शुरू किया BBA LLB, उसका पर सेमेस्टर 81,000 रुपया है। अब ये बताइए, अगर मेरे को BBA LLB करना होगा तो क्या मेरी यहाँ क्षमता है मेरे माँ बाप की कि वो मुझे यहाँ खेत बेच के BA LLB BBA LLB करा पाएंगे? ये तो है। डिप्लोमा कोर्सेज पर सेमेस्टर 80,000 रुपया है। यहाँ अमेठी यूनिवर्सिटी से महंगा इनका फीस स्ट्रक्चर है। मैं एक दिन कंपेयर कर रहा था इसी यहीं बैठ के आंदोलन में, तो मैंने देखा कि अमेठी यूनिवर्सिटी और BBD यूनिवर्सिटी से BA LLB यहाँ का महंगा हो गया है, और ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी को इस तरीके से प्राइवेट फंडेड करने का काम ये जो सरकार और सरकार के नुमाइंदे यानी ये जो कुलपति बैठ के कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब मैं BCI पे आऊंगा। इन्होंने क्या किया, BCI की निरीक्षण से पहले इन्होंने इंजीनियरिंग फैकल्टी, फार्मेसी फैकल्टी को जो है कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट किसमें किया, इन्होंने सेंटर ऑफ लॉ बना दिया उसको रातों रात। सेंटर ऑफ लॉ 2, सेंटर ऑफ लॉ 3, जबकि इनके पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि BCI इनको अनुमति दे कि आप सीटें बढ़ाइए। लेकिन इन्होंने वो भ्रष्टाचार किया कि इन्होंने इंजीनियरिंग फैकल्टी में ये BCI को झूठ बोल के कह रहे हैं कि हाँ ये भी सेंटर ऑफ लॉ है, वो फार्मेसी भी सेंटर ऑफ लॉ है। तो ये उस भ्रष्टाचार को उजागर किया जब हमारे साथी सत्यम ने, तो उसको इन्होंने निष्कासित किया। उस पे इन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटीज का मुकदमा लगाया, उस पे इन्होंने तमाम मुकदमे लगा के उसका हॉस्टल छीना और रातों रात आनन फानन में उसको निष्कासित करने का काम किया। और मैं बता देना चाहता हूं कि BCI ने अभी उनकी ये सीटें जो है रोक दी हैं। ये जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ था इसके चलते BCI ने अभी इनको अनुमति नहीं दी है कि आप इतनी सीटें BA LLB में अभी बढ़ा सकते हैं। तो अभी रोका है। BCI ने कहा है कि हम दोबारा निरीक्षण करेंगे, अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो सीटें नहीं बढ़ेंगी। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, हम लोग तो सही के लिए लड़ रहे हैं, हम कोई अपने घर जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं लड़ रहे इस विश्वविद्यालय में। हम जो है कि आम जनमानस अपने हक की, आने वाले कौम को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस विश्वविद्यालय में एक समय 500 रुपया में भी BA हो जाता था। हम खुद इस विश्वविद्यालय में एक साल का BA का फीस 6,000 रुपया था। आज वही BSL फाइनेंस के नाम पे 16,000 कर दिया गया है। मैं 6,000 में यहाँ BA पढ़ा हूँ। तो मैं समझता हूँ वो दर्द, वो पीड़ा जो गरीब छात्र को होता है, क्योंकि हम लोग छात्र नेता हैं तो हम लोग जानते हैं कि कई छात्र जब गेहूं और किसान, उनके पिताजी बेचते हैं गेहूं, बोरी के बोरी बेचते हैं, तब वो यहाँ की फीस भर पाते हैं। जब फसल कटती है तब वो यहाँ की फीस भर पाता है। आप स्कॉलरशिप नहीं दे पाते हैं। स्कॉलरशिप का यहाँ ये आलम है कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि छात्र 80,000 रुपया MBA जैसे कोर्सेज में दे देता है, लेकिन उसका स्कॉलरशिप जो है कभी कभी ये होता है कि आता ही नहीं है। तो ये बताइए कि एक बार जब उसने 80,000 पर सेमेस्टर दे दिया तो दूसरी बार उसके पिताजी की कमर टूट जाती है कि वो 80,000 फिर कहां से देंगे। और अगर आप MBA का प्लेसमेंट देखेंगे तो प्लेसमेंट आपको MBA का यहाँ 2 लाख पर एनम, 2.5 लाख पर एनम, वो भी मिला नहीं मिला नहीं मिला। ये यहाँ का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। ये यहाँ पे कंपनीज, यहाँ पे बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो यहाँ कभी दस्तक नहीं देती है, लेकिन पैसा लूटने में ये महारत हासिल किए हैं। छात्र यहाँ जितनी लागत लगा के पढ़ता है उतनी लागत से यहाँ डिग्री लेके जाता है तो आगे नौकरी भी नहीं पाता है। ये इस विश्वविद्यालय का आलम है। ये इस कुलपति ने इस विश्वविद्यालय को इस तरीके से तब्दील कर दिया है कि इसके खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं और लगातार लड़ाई लड़ी रहे। आंदोलन 1 महीने से चल ही रहा है। से अब आगे सरकार और सदन में भी हम लोग माननीय नेताओं से इस बात को उठवाएंगे, इस कुलपति के धांधली को उजागर करवाएंगे। जब सदन शुरू होगा, आगामी सदन सत्र में हम लोग ये कहवाएंगे माननीय नेताओं से, माननीय जनप्रतिनिधियों से कि आप इस बात को रखिए कि गरीब गुरबे छात्र
जो आएगा देहात कूचे से, उसके लिए ये विश्वविद्यालय के प्रवेश बंद कर रहे हैं, उसके लिए ये विश्वविद्यालय के द्वार बंद कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय में इतिहास रहा है, जो सही के लिए लड़ा है वो निष्कासन मुकदमा झेला है। लेकिन मैं ये भी बता देता हूँ, उस इतिहास के साथ ये भी इतिहास रहा है कि वो इस विश्वविद्यालय के इतिहास में यहाँ निष्कासन और मुकदमे झेलने के बाद वापस आए हैं और लड़ाई जारी रखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरा भैया जो प्रकरण है, इस प्रकरण के खिलाफ हम लोग मनोबल मजबूत है, एकजुट हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी अभी ये आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि ये विश्वविद्यालय कोई प्राइमरी स्कूल नहीं है। यहाँ छात्र जो है 18 साल के ऊपर प्रवेश लेता है, उसकी बुद्धि उसकी सोचने की क्षमता जो है एक अडल्ट के रूप में मानी जाती है। वो यहाँ से अपने भविष्य का निर्माण करता है, वो यहाँ से तमाम नौकरियों में जाता है, तो वो एक अडल्ट है, तो उसके सोचने समझने के विवेक पे सवाल नहीं किया जा सकता है। अब ये बताइए, ये कुलपति मिलने को तैयार है लेकिन कह रहा है आप अपने पेरेंट्स को लेके आइए। सवाल यहाँ ये नहीं है कि पेरेंट्स को लेके आइए या नहीं लेके आइए, सवाल यहाँ ये है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में हमारे माता पिता का कोई काम नहीं है। ये लड़ाई बतौर छात्र नेता, बतौर छात्र हमने लड़ी। इसमें आप हमारे माता पिता को बुला के जो है, इस तरीके से कोई स्कूल नहीं है कि यहाँ पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगा या आप हमारे माता पिता को कंप्लेन करेंगे। हमारे माता पिता जान रहे हैं, पहले से जान रहे हैं कि हमारा लड़का क्या कर रहा है विश्वविद्यालय में और क्या नहीं कर रहा है। इतना विवेक हम लोगों के पास भी है, सोच समझ है। तो कहीं ना कहीं कुलपति कह रहा है कि आप माता पिता को लेकर आइए, आप हम तब मिलेंगे। तो सवाल ये नहीं है कि माता पिता आएंगे नहीं आएंगे, सवाल यही है कि भाई हमारा अपना विवेक है, आप हमसे बात कर सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं, क्योंकि हम लोग कोई बच्चे नहीं है। हम लोग 12वीं कक्षा से पास होके एंट्रेंस क्वालिफाई करके विश्वविद्यालय में 8 साल समय दिए हैं। 25 साल की उम्र है हम लोगों की, 24 साल की उम्र है हम लोगों की। तो ये मामला है पूरा, तो इस मामले पे हम लोग आगे जारी रहेंगे।